हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 40 से लेके 45 तक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हमको डिस्कस करना है डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो कि हम सेक्शन 43 के साथ पढ़ेंगे, और जॉइंट प्रोमिसर्स की लाइबिलिटीज़, जॉइंट प्रोमिसर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, और हु इज़ लाइबल टू परफॉर्म द प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जॉइंट प्रोमिसर के राइट्स, लाइबिलिटीज़, और जो भी प्रॉमिसर है वो अपने वो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा जिसके थ्रू आप इन पूरे सेक्शंस को ईजिली ध्यान रख सकते हैं और इनको एक बार में रिकलेक्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 40 से। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 40 की हेडिंग क्या बता रही है हमको कि हु में परफॉर्म द प्रॉमिस, मतलब कि प्रॉमिस जो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी एक प्रॉमिस में एंटर होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, उसमें प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा? तो ऑब्वियसली प्रॉमिसर ही परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन बस इतनी सी बात बताता है कि अगर जो प्रॉमिसर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर स्किल्स और पर्सनल लाइबिलिटीज़, पर्सनल ट्रेड्स ऑफ प्रॉमिसर पे बेस्ड है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर पेंटर का है, तो उसमें जो पेंटर है वो अगर मान लो प्रॉमिसर है पेंटर, तो वो पेंटर ही प्रॉमिस, अगर वो पेंटर की डेथ हो जाती तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हो पाएगा, क्योंकि वो तो एक पर्सनल स्किल थी जो पेंटर के पास ही थी। ठीक है, तो ऐसे ही इस सेक्शन में ये बताया गया है कि इफ़ प्रॉमिस इज बेस्ड ऑन स्किल्स एंड पर्सनल ट्रेट्स ऑफ प्रॉमिसर, देन प्रॉमिस कैन ओनली बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई और प्रॉमिस है सच एज डिलीवरी ऑफ गुड्स या मेकिंग ऑफ पेमेंट, तो ये कोई भी कर सकता है। तो मतलब प्रॉमिसर के अलावा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। तो इस केस में अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। उस केस में वो लाइबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विल शिफ्ट ऑन टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है, तो बस यही बताया गया है कि अगर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है तो फिर जो प्रॉमिसर है वही परफॉर्म करेगा, ओनली दैट प्रॉमिसर। द वर्ड ओनली इज अंडरलाइंड हियर, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। और अगर कोई जनरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रॉमिस कोई भी कर सकता है, पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो प्रॉमिसर के अलावा और कोई भी कर सकता है, मतलब कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 41 पे। देखो, सेक्शन 41 में क्या बताया गया है, एक सिंपल सी बात है, एक प्रिंसिपल डिस्कस किया है जो है डबल सेटिस्फेक्शन का, जो ये बताता है कि अगर जैसे एक पार्टी है प्रॉमिसर जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी, एक पार्टी है प्रॉमिसी जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करेगी। तो अब यहाँ पर जो प्रॉमिसी है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉमिसर से ना लेके किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में अब वो प्रॉमिसर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती कि आपने तो परफॉर्म नहीं किया था, वो तो किसी थर्ड पार्टी ने कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि ए जिसमें बोल रहा है कि मैं आपके घर की एक वॉल को पेंट करा दूंगा। अब ए ने वॉल को पेंट नहीं कराया, मतलब ए ने पर्सनली खुद ने नहीं किया, बट उसने अपने एक फ्रेंड, जो उसका एक और फ्रेंड था वो भी पेंटर था, तो उसने एक्स को बोल दिया कि तुम पेंट कर देना बी की वॉल को। तो एक्स ने बी की वॉल को पेंट किया, तो बी ने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे बी की वॉल तो पेंट हो गई, तो काम तो हो गया, परफॉर्मेंस तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, और बी का काम हुआ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता कि नहीं एक्स ने वॉल पेंट की है, ए ने तो नहीं की। तो इस चीज़ में वो डबल सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकता। काम हो गया आपका, वो किसी ने भी किया हो और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और क्योंकि आपने एक्सेप्ट भी किया काम को, तो या तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आपने कर लिया एक्सेप्ट तो अब आप सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट्स व्हाट दिस सेक्शन इज सेइंग कि व्हेन प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम एनी थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। क्योंकि वो हो सकता है प्रॉमिसर ने किसी कोई उसको अर्जेंसी हो इसलिए उसने किसी और को असाइन कर दिया हो और उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया हो, तो आप प्रॉमिसी होके आप डबल सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकते ऑन द सेम प्रॉमिस। So therefore, the principle of section under section 41 is that promise cannot have double satisfaction from third party as well as the promiser। तो जो promisee है हमारा, वो डबल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन नहीं कर सकता कि वो थर्ड पार्टी से भी काम करा ले और प्रॉमिसी और बाद में प्रॉमिसर के अगेंस्ट सूट भी फाइल कर दे कि आपने तो परफॉर्म ही नहीं किया, आप भी सूट परफॉर्म करो। तो दो काम वो नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही काम के लिए हुआ है ना, आप उसी को डबल डबल थोड़ी करवा सकते हो। अब आ जाते हैं हम इसके एग्जाम्पल पर। देखो, एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है बट ये टेक्निकलिटी को समझाने के लिए है। ठीक है, तो मतलब एग्जाम्पल बस इतनी सी बात बताएगा आपको कि जब अपन को डबल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन, मतलब जब ये सेक्शन 41 क्यों पिक्चर में कब किक इन होगा, पिक्चर में आएगा
तब आएगा जब कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से परफॉर्म हुआ हो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर देखो मान लो अगर वॉल पेंट होना है और ए आता है वो आधी वॉल पेंट करके चला जाता है, और फिर एक्स आता है वो आधी वॉल पेंट करके चला जाता है, और थोड़ा सा पोर्शन अभी भी रह जाता है, तो उस केस में क्योंकि दोनों में से किसी ने भी पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो वो ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है उस केस में। ठीक है, बी जो है वो ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है अगर उन्होंने दोनों ने आधी आधी वॉल पेंट करी और थोड़ा पोर्शन फिर भी छोड़ दिया, तो क्योंकि उन्होंने फुल सेटिस्फेक्शन नहीं दिया किसी ने भी, तो फिर वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन था, ए, तो प्रोमिसर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। मतलब कोई भी काम करे, थर्ड पर्सन करे या फिर प्रोमिसर करे, पूरा करना है तो ये डबल सेटिस्फेक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो अब इस एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो के मेंशन है, के से मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ए अग्रीड टू सप्लाई टिम्बर टू बी, बी असाइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट टू सी, ठीक है, हु रिसीव्ड टिम्बर फ्रॉम ए। अब यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि ए ने अग्री किया है कि वो बी को टिम्बर सप्लाई करेगा, और बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर दिया है सी को, कि मतलब जो ए बी को सप्लाई करने वाला था वो टिम्बर अब ए किसको सप्लाई करेगा, सी को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब मतलब टिम्बर किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी ने असाइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट सी को। अब यहाँ पर ए को जो पैसा मिलना था टिम्बर सप्लाई करने का, वो आधा पैसा मिला उसको किससे, बी से, और कुछ पैसा मिला उसको सी से। ठीक है, मतलब पूरा पैसा किसी से भी नहीं मिला, और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों से मिलने के बाद भी कुछ पैसा उसका रिमेनिंग रह गया। ठीक है, तो ए had received part of price from B and another sum of money from C, but had not received the full amount of money, full whole price of timber yet. उसको पूरा पैसा अभी भी नहीं मिला है, तो क्योंकि यहाँ पर here A would recover the balance sum from B, because for this section to apply payment in full must be made by stranger. तो यहाँ पर अगर आपको वो डबल सेटिस्फेक्शन का अप्लाई करके, और अगर आपको B को रोकना है, अगर आपको A को रोकना है B के अगेंस्ट सूट फाइल करने से, तो आप तभी रोक सकते हो जब ए को सी से पूरा पैसा मिल गया हो, मिल जाना चाहिए था, बट क्योंकि उसको पूरा पैसा नहीं मिला, मतलब कि फुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो फुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आप उसको डबल सेटिस्फेक्शन कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना। तो उस केस में आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है, बी, तो आप बी के अगेंस्ट सूट फाइल करके जो भी रिमेनिंग अमाउंट है मनी का वो आप रिकवर उससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 41। होप आपको ये सब क्लियर हो। अगर आप अभी तक वीडियो पे हैं तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 42 पे। देखो सेक्शन 42 में बताया गया डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये बेसिकली इस बारे में बात कर रहा है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं कि हाँ हम दोनों मिलकर ये काम कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना कि जो प्रोमिसर्स है वो दो या दो से ज़्यादा थे, तो उन्होंने जॉइंट प्रोमिसर्स ने एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में, तो लायबिलिटी दोनों की है परफॉर्म करने की। तो इसलिए ये सेक्शन ये बताता है कि अगर जॉइंट प्रोमिसर्स में से कोई एक प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो क्या अब वो एक ही प्रोमिसर करेगा उस दूसरी वाले प्रोमिसर की लायबिलिटी को भी फुलफिल? नहीं। तो यहाँ पर जिसकी डेथ हुई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जिसकी डेथ नहीं हुई है वो खुद, ये दोनों मिलके अब परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल रूल तो क्या था कि दो जॉइंट प्रोमिसर जिसने अग्री किया है वो परफॉर्म करेंगे, बट उसमें से अगर किसी की डेथ हो जाती तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, बट परफॉर्म करना होगा जॉइंटली ओनली। तो यहाँ पर अब सेक्शन पढ़ते हैं। जॉइंट प्रोमिसर्स ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, मतलब जब तक वो जिंदा है दोनों, दो या दो से ज़्यादा, मस्ट फुलफिल देयर प्रॉमिस जॉइंटली। ठीक है, उनको साथ में ही प्रॉमिस फुलफिल करना है। एंड इफ एनी ऑफ द प्रोमिसर डाइज, his legal representative, RV stands for legal representative, his legal representative must jointly with the surviving promisor fulfill the promise and so on। मतलब अगर कुछ उसका एक कोई प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह ले लेगा और वो फिर उस दूसरे जॉइंट प्रोमिसर के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, उस लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करेगा कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, एंड दिस इज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू एनी प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 43 पर, उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 45 पे। तो सेक्शन 43 बेसिकली देखिए, सेक्शन 43 में हमको ये पढ़ना है कि एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल टू परफॉर्म। मतलब कि सेक्शन 43 हमको ये बताता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा मिलकर जॉइंट प्रॉमिस में एंटर कर रहे हैं, अगर जॉइंट प्रॉमिस है मतलब दो लोग तो मिनिमम होंगे ही, और दो या दो से ज़्यादा अगर जॉइंट प्रॉमिस में एंटर करते हैं तो उस केस में आप किसी को भी प्रॉमिसी जो है
जिसको परफॉर्मेंस रिसीव करना है कॉन्ट्रैक्ट का, वो किसी भी प्रॉमिसर से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकता है। जॉइंट प्रॉमिस है मतलब आप सब जॉइंटली लायबल हैं, सारे प्रॉमिसर्स जॉइंटली लायबल हैं। तो सारे प्रॉमिसर्स जब जॉइंटली लायबल हैं तो फिर प्रॉमिसी के पास ये राइट है कि वो किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर में से वो किसी भी एक प्रॉमिसर से भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकता है, ठीक है। और फिर बाद में जिसने परफॉर्म किया है वो दूसरे अपने आपस में जॉइंट प्रॉमिसर से उसका जो भी उसको रिकवरी करनी है वो कर लेगा। बट प्रॉमिसी के पास ये राइट है कि वो in the absence of agreement to the contrary can compel any one or more of such joint promiser to perform whole of the promise, and plaintiff may choose to sue any or all of the joint promisers in a suit। ठीक है, मतलब जो प्रॉमिसी है वो इतने सारे जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक से अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकता है, और वो किसी या तो इन सबको सूट फाइल, इन सबके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, या इनमें से किसी भी एक के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। वो उसकी राइट है। ये किसको राइट दिया गया है? प्रॉमिसी को। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट वन ऑफ द प्रोमिसर ऑन अकाउंट ऑफ हिम बीइंग इंसॉल्वेंट और माइनर डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट प्रोमिसर। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसर्स थे और उसमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई एक माइनर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब बाकी जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनकी लायबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। वो अभी भी लायबल होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए। वो ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि वो एक जो इंसॉल्वेंट हो गया है उसका काम ये छोड़ देते हैं, उसका काम परफॉर्म हम नहीं करेंगे। उसका काम भी उन्हीं को परफॉर्म करना है जो अभी भी कैपेबल हैं, ठीक है, क्योंकि इट वॉज अ जॉइंट लायबिलिटी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। तो देखो एग्जाम्पल में हमने दिया है कि ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3,000 टू डी। अब यहाँ पर डी में कंपेल आइदर ए और बी और सी टू पे हिम 3,000, मतलब जॉइंटली लायबल थे ए बी और सी तीनों मिलके 3,000 रुपये देने के लिए डी को। तो यहाँ पर लेकिन डी का ये अधिकार है एज पर सेक्शन 43 कि वो इन ए बी सी में से किसी एक से भी पूरा 3,000 मांग सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल उसने बी से 3,000 मांग लिया तो अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन पिक्चर में आती है, जहाँ पर ये बताता है कि डी ने अगर मान लो बी से 3,000 रुपये मांग लिए पूरे, तो यहाँ पर क्योंकि जॉइंट लायबिलिटी थी और डी का अधिकार भी था तो डी ने बी से पूरे मांग लिए और बी को पूरे देने पड़ गए। अब बी ने 3,000 रुपये तो डी को दे दिए। अब वो बी की लायबिलिटी एक्चुअल में कितनी थी? 1,000 रुपये की, क्योंकि ए बी सी तीनों 1,000 रुपये के लिए लायबल थे। बट क्योंकि बी ने 3,000 पूरे दे दिए, तो अब बी के पास ये राइट है एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कि वो ए और सी से 1,000 रुपये रिकवर कर ले। ठीक है, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो आप इसमें रीड कर सकते हो, यही सेम मैंने लिखा हुआ है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो हो गया कि रिकवर करने के लिए। अगर मान लो ए बी सी तीन में से मान लो ए इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन का जो एग्जांपल वाला पॉइंट है आप उसको देखिए कि ए बी सी आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे 3,000 टू डी, नाउ सी ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इज अनेबल टू पे एनीथिंग। तो अब यहाँ पर अब अगर क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया है तो नाउ ए इज कंपेल्ड टू पे द होल सम। अब मान लो जैसे कि डी ने ए से मांगे 3,000 रुपये, ए ने पूरे दे दिए क्योंकि डी के पास तो अधिकार था किसी से ही मांगने का, और फिर पता चलता है कि ए बी और सी में से सी इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अब ए के पास कितना, अब ए ने पूरे 3,000 दिए हैं, तो वो जब कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट नहीं थी तब वो दो पार्टी से 1,000 रुपये ले लेता, रिमेनिंग दो पार्टी से। बट यहाँ पर क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया है तो 1,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा? ये लॉस डी बेयर नहीं करेगा, डी को तो पूरा 3,000 मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो प्रॉमिस ही है। अब जो 1,000 रुपये का लॉस था वो जो दो अदर कैपेबल पार्टीज हैं ए और बी, उन दोनों में 500-500 बट जाएगा। तो ये 1,000 रुपये का लॉस विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, और इसीलिए ए एंटाइटल हो जाएगा टू रिसीव 1,500 फ्रॉम बी, नॉट 1,000 बट 1,500। 1,000 रुपये बी के खुद का और 500 रुपये जो सी की इंसॉल्वेंसी से जो लॉस हुआ है वो। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 43 डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आ जाते हैं सेक्शन 44 पे। देखो सेक्शन 44 बहुत क्लियर और सिंपल है। इसमें ये बताया गया है कि क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो सब इक्वली लायबल हैं, ठीक है, उनकी इक्वल लायबिलिटी है। अब जॉइंट प्रोमिसर्स की जो इक्वल लायबिलिटी है टुवर्ड्स द प्रॉमिसी, तो प्रॉमिसी का इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये अधिकार है, प्रॉमिसी के पास ये पावर है कि वो जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी भी प्रॉमिसर को डिस्चार्ज कर दे उसकी लायबिलिटी से। तो इसका मतलब ये है कि अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर बाय प्रॉमिसी
डज नॉट डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रोमिसर्स फ्रॉम देयर ड्यूटीज और लाइबिलिटीज। अब देखो क्या होगा, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में पढ़ा था सेक्शन 43 के कि ए बी सी तीनों को 3,000 रुपये देना थे डी को। तो यहाँ पर डी ने मान लो बी से मांग लिए 3,000 रुपये, तो मतलब उसने जब बी से 3,000 रुपये मांग लिए तो उसने इनडायरेक्टली ए और सी को रिलीज कर दिया। तो दिस डजेंट मीन कि अब यहाँ पर पूरा बर्डन बी के ऊपर ही आ गया। इट जस्ट मीन्स कि डी को 3,000 रुपये बी से मिल गए, उसने बाकी ए और सी को रिलीज कर दिया। बट लेकिन बी के पास ये अधिकार है, मतलब ए और सी की अभी भी लाइबिलिटी है अपना 1,000 रुपये देने की टुवर्ड्स बी। उसकी लाइबिलिटी सिर्फ डी के प्रति खत्म हुई, ए अपने अदर को ज्वाइंट प्रोमिसर्स के बीच में तो उसकी लाइबिलिटी अभी भी बचती है। तो इसीलिए वो अपने 1,000 रुपये बी को देंगे। ठीक है, तो इसका सेक्शन का मतलब बस इतना सा है कि ज्वाइंट प्रोमिसर में से किसी एक प्रोमिसर को अगर प्रोमिसरी रिलीज कर देता है तो उस रिलीज का मतलब ये नहीं है कि वो अदर अपने को प्रोमिसर्स को ज्वाइंट प्रोमिसर्स में से भी रिलीज हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उनको तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, पहला पॉइंट। एंड नीदर डज इट फ्री द ज्वाइंट प्रोमिसर सो रिलीज्ड, जिस भी ज्वाइंट प्रोमिसर को प्रोमिसरी ने रिलीज किया है वो उसको फ्री नहीं करता फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स। तो यहाँ पर अगर उसने ए और सी से पैसा नहीं मांगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ए और सी बी को पैसा नहीं देंगे, उनको बी को तो पैसा अभी भी देना पड़ेगा। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि उनको डी को नहीं देना, और डी को तो मतलब ही नहीं है, उसने तो बी से ही पूरे 3,000 रुपये ले लिए। तो ऐसे ये है इस सेक्शन का मतलब कि अगर कोई जॉइंट प्रोमिसर में से एक प्रोमिसर को अगर प्रोमिसरी रिलीज कर देता है तो दिस डज नॉट रिलीज हिम फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स अदर को जॉइंट प्रोमिसर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 45 पे। देखो हमने जैसे पढ़ा था सेक्शन 42 जिसमें हमने डिस्कस किया था डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, तो सेम है सेक्शन 45 जहाँ पर है डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। तो वहाँ पर लाइबिलिटीज में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसर्स थे और उसमें से कोई एक की डेथ हो जाती थी तो वो जो लाइबिलिटी थी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट वो शिफ्ट हो रही थी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर, उस जॉइंट प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर जिसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर सेम केस है, बस राइट्स के केस में है। तो यहाँ पर मान लो कि अगर एक या एक से ज़्यादा प्रॉमिसी हैं, ठीक है, अगर मान लो जो प्रॉमिसी है जिसको परफॉर्मेंस रिसीव करना है कॉन्ट्रैक्ट का, वो जॉइंट प्रोमिसीज थे और उनमें से किसी एक प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में जिस प्रॉमिसी की डेथ हो गई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह ले लेगा, सेम एज द केस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो। तो मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि दो या दो से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसीज थे, उसमें से कोई एक प्रॉमिसी की अगर डेथ हो जाती है तो वो जिस प्रॉमिसी की डेथ हुई है उसका परफॉर्मेंस को क्लेम करने का अधिकार उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा। और अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसीज हैं वो मिलके सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द प्रोमिसर्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाकी आप इस सेक्शन को रीड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 40 to 45। अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर ऑल सच इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड डू लाइक माय वीडियोस। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए देन डू मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू मेक वीडियो ऑन द सेम।